बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो ना सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसके पीछे का जो साइंस है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। सही बात है। किताबों में तो अर्थिंग की बहुत लंबी चौड़ी परिभाषाएं दी जाती हैं, पर अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए तो किसी भी सवाल का जवाब आसानी से दिया जा सकता है। तो अगर इस थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में डीकोड करें तो असल में अर्थिंग है क्या? मतलब मान लीजिए किसी के घर में वॉशिंग मशीन लगी है या फिर सड़क किनारे कोई बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर है, तो इन इक्विपमेंट्स को सेफ रखने के लिए ये अर्थिंग काम कैसे करते हैं? इसको एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से समझते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें एक न्यूट्रल वायर होता है। तो जब हम इस न्यूट्रल वायर को या फिर किसी भी मशीन के बाहरी मेटल वाले हिस्से को जमीन से जोड़ देते हैं, तो बस इसी प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं। अच्छा, लेकिन जमीन से ही क्यों जोड़ते हैं? मेरा मतलब है कि करंट को किसी और चीज में क्यों नहीं भेज सकते? हाँ, यही तो सबसे बड़ा साइंस है इसके पीछे। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है ना, वो एक बहुत ही विशाल कंडक्टर है और इसका जो पोटेंशियल यानी विभव है वो हमेशा जीरो माना जाता है। पृथ्वी अपने अंदर चाहे जितना बड़ा करंट संभाले, उसका विभव फिर भी जीरो ही रहेगा। और एग्जाम में जो सबसे मेन वर्ड बार बार आता है वो है नगण्य प्रतिरोध, यानी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ओह, तो मतलब जब किसी मशीन को जमीन से जोड़ते हैं तो करंट के बहने के लिए एक ऐसा रास्ता बन जाता है जिसमें रुकावट ना के बराबर होती है। एकदम सही। करंट की ना एक आदत होती है कि वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। राइट। तो अगर किसी वॉशिंग मशीन में करंट लीक हो रहा है तो वो किसी इंसान के शरीर से होकर नहीं गुजरेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। उसकी जगह वो करंट उस अर्थिंग वायर से होकर डायरेक्ट जमीन में चला जाएगा। हाँ, क्योंकि वो रास्ता सबसे आसान है। पर यह रास्ता आसान बनाने के लिए ना सिर्फ एक तार को जमीन पर रख देना काफी नहीं होता है। इसके लिए हमें मिट्टी की परतों को यानी लेयर्स को भी समझना पड़ता है। अच्छा, लेयर्स कैसे? जैसे अगर जमीन के नीचे देखा जाए तो सबसे ऊपर टॉप सॉइल होती है, फिर उसके नीचे क्ले यानी चिकनी मिट्टी, फिर सैंड यानी रेत, और सबसे नीचे रॉक यानी पत्थर की परत होती है। ओके। इन सभी लेयर्स में मॉइस्चर यानी नमी का लेवल अलग अलग होता है। इसलिए अर्थिंग इलेक्ट्रोड को काफी गहराई तक ले जाना पड़ता है ताकि उसे सही नमी मिल सके। क्योंकि वही नमी उस रेजिस्टेंस को कम करती है ना? बिल्कुल, वही नमी उस प्रतिरोध को नगण्य बनाती है। समझ गए। यानी करंट के लिए एक वी एक्सप्रेसवे बनाना ही अर्थिंग है। तो अगर एग्जाम के हिसाब से देखें तो अर्थिंग की जो बेसिक नीड है उसको किन पॉइंट्स में बांटा गया है? मुझे लगता है सबसे पहला पॉइंट तो इंसानी जान बचाना ही होगा। हाँ, एग्जाम में इसके 3 मेन रीजंस पूछे जाते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपने बिल्कुल सही बताया, विद्युत शॉक से बचाओ। सोचिए, अगर वॉशिंग मशीन के अंदर कोई लाइव वायर कट कर उसकी मेटालिक बॉडी से टच हो जाए तो पूरी मशीन में करंट दौड़ने लगेगा, जिसे हम लीकेज कहते हैं। और अगर अर्थिंग नहीं है तो उस मशीन को छूने वाले इंसान की बॉडी से करंट पास होगा, जो कि जानलेवा हो सकता है। राइट। और अर्थिंग इसी लीकेज करंट को जीरो रेजिस्टेंस वाले रास्ते से सीधे जमीन में भेज देती है। और दूसरा रीजन तो वही है जो हमने शुरू में बात की थी, आकाशीय बिजली या लाइटनिंग से बचाव। हाँ, जब बादलों से लाखों एम्पियर की बिजली गिरती है तो अर्थिंग सिस्टम उस बिजली को एक सेफ रास्ते से सीधे जमीन में डिस्चार्ज कर देता है। और इसका जो तीसरा रीजन है ना, वो बहुत ही टेक्निकल और इंटरेस्टिंग है। ओह, वो क्या है? उसको सर्किट ब्रेक या परिपथ भंग कहते हैं। सर्किट ब्रेक? इसका मतलब फ्यूज का उड़ना होता है ना? पर अर्थिंग का फ्यूज के गलने से क्या सीधा कनेक्शन है? और इसको आप ओम के नियम से जोड़कर देखिए। जब किसी मशीन में लीकेज होता है तो सारा करंट अर्थिंग वायर के जरिए जमीन में जाने लगता है। अच्छा। अब क्योंकि अर्थिंग का रेजिस्टेंस लगभग जीरो होता है तो सर्किट में लीकेज करंट का जो लेवल है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब करंट बढ़ता है तो हीट जनरेट होती है। बिल्कुल, जब करंट बहुत तेजी से बढ़ता है तो भयानक हीट पैदा होती है और इसी गर्मी की वजह से सर्किट में लगा फ्यूज तार तुरंत पिघलकर टूट जाता है। इसका फायदा ये होता है कि आग लगने या मशीन जलने से पहले ही पावर सप्लाई कट हो जाती है। ये तो एकदम कमाल का मैकेनिज्म है। मतलब लीकेज हुआ, हाँ, करंट ने आसान रास्ता लिया, हाँ, करंट बढ़ा, हीट बढ़ी और फ्यूज उड़ गया। हाँ, और ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाता है। से लागू किया जाता है। लेकिन इस रूल में अर्थिंग को लेकर आखिर क्या-क्या मैंडेटरी किया गया है? देखिए, रूल 61 एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसी 6 जगह बताई गई हैं जहां अर्थिंग करना कानूनन जरूरी है। और इसको याद रखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। अरे वाह, ट्रिक क्या है? ट्रिक यह है कि पावर सॉकेट से तार निकाला, घरेलू उपकरण में लगाया, फिर स्विच दबाकर मशीन चलाई
और बाहर पोल पर भी अर्थिंग पाई। ये तो बहुत सही है। इस एक लाइन में पूरा नियम ही सिमट गया। तो अगर इसको डीकोड करें तो पावर सॉकेट का मतलब शायद हमारे घरों के प्लग से है। हाँ, एकदम सही डिकोड किया आपने। इस ट्रिक से जो 6 पॉइंट निकलते हैं उनमें से पहला यही है, पावर सॉकेट यानी 3 पिन और 5 पिन पावर प्लग सॉकेट की अर्थिंग। आपने देखा होगा कि प्लग में जो सबसे ऊपर वाला मोटा पिन होता है वो अर्थिंग का ही होता है। हाँ, वो हमेशा थोड़ा लंबा और मोटा होता है। राइट। दूसरा है तार, यानी 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में न्यूट्रल तार को अर्थ करना। तीसरा है घरेलू उपकरण जैसे आयरन, हीटर या ओवन। ओके। चौथा है स्विच, यानी घरों में लगे स्विच बोर्ड और मेटालिक स्विच। पांचवा है मशीन, जैसे भारी मोटर, जनरेटर, फ्रिज और गीजर। और छठा है बाहर पोल, यानी ओवरहेड लाइन का मेटालिक बेस। इन सभी 6 जगहों पर अर्थिंग करना रूल 61 के तहत जरूरी है। ये ट्रिक तो इजीली याद हो जाएगी, लेकिन जब एक्चुअली में अर्थिंग की जाती है तो इस स्पेसिफिकेशन के कुछ एग्जैक्ट फिगर्स होते हैं जो एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं, जैसे अर्थिंग इलेक्ट्रोड को बिल्डिंग से कितनी दूर लगाना चाहिए और क्यों। इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अर्थिंग इलेक्ट्रोड की बिल्डिंग से मिनिमम दूरी 1.5 मीटर होनी चाहिए। 1.5 मीटर ही क्यों? मतलब अगर बिल्डिंग के एकदम पास गड्ढा खोद दिया जाए तो क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है? हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए, अर्थिंग के गड्ढे में नमी बनाए रखने के लिए उसमें लगातार पानी डालना पड़ता है। अगर ये गड्ढा बिल्डिंग की नींव के बिल्कुल पास होगा तो वो नमी दीवारों और नींव में सीलन पैदा कर देगी, जिससे कि पूरी बिल्डिंग कमजोर हो सकती है। इसलिए 1.5 मीटर की सेफ डिस्टेंस रखना मैंडेटरी है। ओह, ये तो सिविल इंजीनियरिंग वाला एंगल हो गया। और अर्थिंग के तार के लिए क्या नियम है? उसके लिए 14 स्वर्ग का अर्थ कंटिन्यूटी कॉपर वायर यूज किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी और साइंटिफिक नियम लागू होता है कि तार और इलेक्ट्रोड दोनों हमेशा एक ही मेटल के होने चाहिए। ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए जमीन के अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड है और ऊपर से लोहे का तार जोड़ दिया जाए तो क्या करंट पास नहीं होगा? करंट तो पास होगा, लेकिन नमी के कारण वहां पर एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगी, जिसे हम गैल्वेनिक कोरोजन कहते हैं। गैल्वेनिक कोरोजन? अच्छा। हाँ, जब 2 अलग अलग मेटल नमी के कांटेक्ट में आती हैं तो वो एक बैटरी की तरह काम करने लगती हैं और उनमें से एक मेटल बहुत तेजी से गलने लगती है, जिससे कुछ ही महीनों में कनेक्शन टूट जाएगा और अर्थिंग फेल हो जाएगी। इसलिए अगर इलेक्ट्रोड कॉपर का है तो तार भी कॉपर का ही होना चाहिए। समझ गई। और गहराई और सेफ्टी के लिए भी कुछ फिक्स्ड नंबर्स होते होंगे? बिल्कुल। तार जमीन से कम 30 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए और इसे सीधे मिट्टी में नहीं दबाते हैं। तो फिर कैसे दबाते हैं? ये 12.7 mm डायामीटर वाले गिया यानी गैल्वेनाइज्ड आयन पाइप के अंदर सेफ होना चाहिए, ताकि कोई फावड़ा या बाहरी चोट तार को काट ना दे। इसके साथ ही कनेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लेकर वर्टिकल इलेक्ट्रोड तक बिना टूटे एक सीध में जाना चाहिए। ये फिगर्स तो बहुत क्लियर है। 1.5 मीटर की दूरी, 14 स्वर्ग का कॉपर वायर, 30.5 सेंटीमीटर की गहराई और 12.7 mm का GI पाइप। अब अगर अर्थ रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड्स की बात करें तो एग्जाम में सीधे सवाल आते हैं कि किस इंस्टीट्यूट के लिए कितना ओम रेजिस्टेंस वैलिड है। तो क्या इसे याद रखने का कोई लॉजिक है? इसके पीछे ना एक बहुत ही सीधा लॉजिक है और इसको याद रखने की ट्रिक है। पावर स्टेशन जितना बड़ा, रेजिस्टेंस उतना कम। पावर स्टेशन जितना बड़ा, रेजिस्टेंस उतना कम। इसका मतलब